बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन खबरों और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ आसिफ अली जरदारी का क्या तनाज़ा चल रहा है? इस तनाज़ा में इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है? वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ को अचानक किस परेशानी ने आ घेरा है? नाज़रीन, इन चौंका देने वाली खबरों के साथ साथ आज हम मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक की ताज़ा तरीन पेश गोइयाँ भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ये भी बताएंगे कि ज़ुहल की ताज़ा तरीन पोजीशन के इमरान खान के जायचे पर क्या मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं और वो इतना ताकतवर कैसे हो रहा है कि जेल में बैठा हुआ इमरान खान न सिर्फ मुल्क की आला अदालतों से इंतहाई दूरस अहमियत के हामल फैसले उसके हक में आ रहे हैं, बल्कि जिससे खान की पोजीशन इन फैसलों से बेहतर हो रही है और मुखालफिन की हालत मज़ीद पतली हो रही है, उन्हें मज़ीद परेशानियां घेर रही हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी आज तफसील के साथ बात होगी। और इसी वीडियो में नाज़रीन आज हम एक एक्सक्लूसिव सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में पेश गोइयाँ करने का जो फार्मूला है वो क्या है। जो लोग इस इल्म में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तो ये वीडियो ख़ास तौर पर अहमियत की हामिल होगी कि उन्हें इसमें से सीखने का बहुत सा मौका मिलेगा। लेकिन इल्म सियारगान जो लोग सीखना तो नहीं चाहते, लेकिन इस हवाले से उनमें तजस्सुस है कि ये जो नजूमी लोग हैं ये किस तरह पेश गोइयाँ कर देते हैं मुस्तकबिल के हवाले से, वो क्या तरीक़ेकार है, वो क्या फार्मूला है, उसकी आज हम कुछ तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो उनके लिए भी दिलचस्पी का बायस होगी, इसलिए हमने इस वीडियो का नाम सबक नंबर 1 भी रखा है और ये हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह की वीडियोस मज़ीद बनाएं मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, जिसे हम सबक नंबर 2, सबक नंबर 3 के हवाले से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इससे न सिर्फ जो एस्ट्रोलॉजी का लेवल है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, पेश गोइयाँ करते हैं, उनका लेवल बढ़ेगा, बल्कि जो नए लोग इसको समझना चाहते हैं कि ये पेश गोइयाँ कैसे की जाती हैं और क्या ये एक रूहानी इल्म है या ये कोई एक टेक्निकल इल्म है, यानी कि जमा तफरीक के हवाले से, और जो एक साइंटिफिक इल्म है, ये भी आज आपको समझ आ जाएगी। हमारी इसी वीडियो में कुछ तफसीलात हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि अंदर खाते आसिफ अली जरदारी, जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक की और उनके साथ साथ जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, इन चारों सियासी जमातों की मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और JUIF मौलाना फजलुर रहमान के साथ अंदर खाते शदीद चपकलश चल रही है। बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि PDM जमातों में एक बार फिर फूट पड़ गई है। वो फूट किस इशू पर पड़ी है, ये भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त नून लीग जो पोजीशन कमज़ोर है और वो सादा अक्सरियत हासिल करने के काबिल भी नहीं है, इसलिए नून लीग वाले और JUIF वाले ये समझते हैं कि इलेक्शन कम से कम 1 साल डिले होने चाहिए ताकि उस वक्त तक PTI को इतना ज़्यादा मज़ीद रगड़ा लग चुका हो और इमरान खान को, ताकि वो जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में एक माकूल अक्सरियत लेने के काबिल हो सकें। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी, जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक और बलूचिस्तान अवामी पार्टी क्या सोच रही है, बल्कि ज़राए का तो ये भी कहना है कि MQM भी क्या सोच रही है, ये तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं PDM की, वो क्या सोच रही हैं। उनका ख्याल ये है कि अगर नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मैनेज कर लिया इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, तो फिर वो कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के करीब पहुंच जाएंगे, या सादा अक्सरियत के करीब अगर ना पहुंचे तो फिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा MQM और बाप पार्टी की मदद से हुकूमत बनाने का मौका मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो अगले 5 साल की सियासत है, जो राजनीति है अगले 5 बरसों की, उसमें फिर पीपल्स पार्टी, जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज़ खटक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है वो बिल्कुल
नून लीग के टुकड़ों पर पलेंगी, वो अपना कोई शेयर नहीं मांग सकेंगी, क्योंकि उन्हें कोई मजबूरी नहीं होगी कि इन्हें वो अपनी हुकूमत में या मखलूत हुकूमत में शामिल करें। ये नाज़रीन इशू बना हुआ है इस वक्त, और ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से दोनों जो ग्रुप हैं PDM के, हरीफ ग्रुप आप कह सकते हैं, या आप कह लें कि जो फ्रेंडली फायरिंग जारी है दोनों के दरमियान, और वो दोनों इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में हैं। और एक ग्रुप ये चाहता है कि जनवरी में इलेक्शन हो जाएं, ताकि अगले 5 साल के जो सेटअप में उन्हें मखलूत हुकूमत बनाने के लिए जो नून लीग को मुतवक्का अक्सरियत न मिले और वो मोहताज हो जाए पीपल्स पार्टी की, जहांगीर तरीन की और परवेज़ खट्टक की। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लेने हैं, हकीकी मानों में हुकूमत करनी है या कुछ करके दिखाना है, क्योंकि उनको तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी वक्त उनका फड्डा पड़ सकता है। अगर उनकी हुकूमत इत्तेहादी जमातों के रहम करम पर हुई तो फिर उनका हाल भी वही होगा जो नवाज शरीफ के साथ किया गया, कि अचानक जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपनी हिमायत वापस ले लेंगी और नवाज शरीफ फिर ना घर के रहेंगे ना घाट के। ये नाज़रीन सूरत हाल बनी हुई है। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ज़राए का ये कहना है कि वो भी अभी तक डबल चल रही है। जरदारी, तरीन और खटक वाले जब उनसे जाकर मिलते हैं तो उनके साथ वो उन्हीं के हामी नज़र आते हैं कि जी वाकई जल्दी इलेक्शन हो जाने चाहिए, और जब नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के लोग उनसे मिलते हैं तो उनके साथ वो उनकी हिमायत वाली बोली बोलते हैं और कहते हैं कि जनाब अगर फौरी इलेक्शन करवाए गए तो सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है, और ये भी मुमकिन है कि जो बहुत ज़्यादा अक्सरियत ना हासिल कर सके नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की जमात, और फिर अगले 5 साल बिल्कुल जूतियों में दाल बटती रहेगी। तो ये सूरत हाल बनी हुई है नाजरीन। ये जो डबल क्रॉस हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, इसने बहुत कमज़ोर कर दिया है नून लीग को, और ख़ास तौर पर जो उनके कायद नेल्सन मंडेला, जिसका नाम रखा हुआ है परवेज़ इलाही ने, जब से वो वापस आए हैं उन्हें कुछ अजीब व गरीब सूरत हाल दरपेश है। नाज़रीन एक और ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान और PTI के साथ भी जो पसे पर्दा बातचीत चल रही है, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि कुछ मस्बत सिग्नल्स भी दिए जा रहे हैं। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस कालादम करार देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, या इससे पहले जो नैब तरामीम कालादम करार देने का फैसला है, वो सब शरीफ ख़ानदान उन सब को इसी नज़र से देख रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट दो तरफ नहीं, विकेट के दोनों तरफ नहीं बल्कि तीनों तरफ खेल रही है। यानी विकेट के पीछे विकेट कीपर भी इस्टेब्लिशमेंट ही है, बैट्समैन भी इस्टेब्लिशमेंट है और बॉलर भी खुद इस्टेब्लिशमेंट है। नाज़रीन मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने जो अपनी ताज़ा तरीन पेशगोइयाँ की हैं, उनमें उन्होंने कहा है कि ज़ोहल, यूरेनस और चाँद की जो साद नज़रात हैं एक दूसरे पर, उनकी वजह से इमरान खान की पोजीशन बहुत ताकतवर होती जा रही है अगले चंद माह के दौरान, और आम इंतखाबात भी बर वक्त होते नज़र आ रहे हैं। और ये जो मखमसा है इसमें नवाज शरीफ और फजलुर रहमान को शिकस्त होगी। बड़ी खबर नाज़रीन, बड़ी पेशगोई हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर ने सितारों की पोजीशन के हवाले से ये पेशगोई कर दी है कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान जिस मार पर हैं उसमें उन्हें सख्त नाकामी का सामना करना पड़ेगा, और आम इंतखाबात जनवरी फरवरी में मुनक्कद होते उन्हें नज़र आ रहे हैं। और जो नैब तरामीम भी कलअदम करार हो गई हैं, और जिस तरह हमने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के जो केसेस की समाअत का मामला है वो भी ख़त्म हो गया है। इन चीज़ों की वजह से इमरान खान ताकतवर हुए हैं और अपोजिशन कमज़ोर। लेकिन जो मज़ीद अदालती फैसले आएंगे उनके हवाले से भी बड़े पुरुम्मीद हैं डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर, और उनका कहना है कि जो मुखालफ सियासतदान हैं इमरान खान के, अगले चंद माह के दौरान मज़ीद ऐसे फैसले आएंगे और अदालतें मज़ीद ताकतवर होने का एहसास दिलाएंगी, जिससे ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं, दोनों जो बड़ी मरकज़ी जमातें हैं, उनके लिए हालात मज़ीद तशवीशनाक हो जाएंगे। नाज़रीन एक और बात जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो सितारों की पोजीशन के हवाले से डॉक्टर उमर फारूक की एक ताज़ा तरीन पेशगोई है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान और PTI को इंतखाबी अमल से बाहर करना मुमकिन नहीं रहेगा। उन्होंने पेशगोई की है कि अगले चंद माह के दौरान दुनिया के हालात इस तेज़ी से बदलेंगे, इस तेज़ी से आलमी हालात में और ख़ित्ते की सूरत हाल में तब्दीली आएगी कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है
اس کے لیے عام انتخابات کو ملتوی کرنا طویل عرصے کے لیے، اور عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ریاستی طاقت کے ذریعے انتخابی عمل سے باہر کرنا، دونوں بڑے فیصلے لینے بہت بڑا رسک ہوگا، اور وہ یہ رسک نہیں لیں گے اور عام انتخابات منعقد کروانے پڑیں گے، اور ان عام انتخابات میں پھر عوام فیصلہ کریں گے کہ ملک کا اگلا جو سربراہ ہے وہ کون ہوگا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عمر فاروق کا یہ بھی کہنا ہے ناظرین کہ ہر ملک کا ایک سیاسی ذائچہ بھی ہوتا ہے۔ وہ جو مختلف جو دوسرے نجومی ہیں اور جو اسٹرالوجر ہیں وہ قسم قسم کی پیش گوئیاں کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ڈاکٹر عمر فاروق نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک صرف کسی سیاستدان کی یا کسی سیاسی جماعت کی جو کا ذائچہ بنا کر اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ملک کا آئندہ منظرنامہ کیا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو الگ سے ملک کا سیاسی ذائچہ بنانا پڑے گا یا انتخابی ذائچہ بنانا پڑے گا۔ یہ تھوڑی سی ہم آپ کو تفصیل سمجھائیں گے تو اس نقطے کی سمجھ آئے گی، ورنہ عام طور پر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ناظرین، اس نقطے کی تشریح کے لیے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ملک کا ایک معاشی ذائچہ بھی ہوتا ہے، دفاعی ذائچہ بھی ہوتا ہے، امن و امان کا ذائچہ بھی ہوتا ہے، اور الیکشن کا ذائچہ بھی ہوتا ہے۔ جب آپ نے سیاسی جماعتوں کی طاقت، مقبولیت اور ان کے مستقبل میں ان کی جو مقبولیت ہے عوام میں اور جو اقتدار میں ان کی شراکت ہے، اس کا جب آپ نے جائزہ لینا ہوگا تو آپ کو اسپیشلی پورے ملک کا سیاسی ذائچہ بنانا پڑے گا۔ اگر آپ عام انتخابات کے حوالے سے حکم لگانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو عام انتخابات کا ذائچہ بنانا پڑے گا کہ کس موقع پر ہوں گے اور ان میں مختلف سیاسی جماعتوں کی طاقت کیا ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت طاقت کیا ہوگی، دھاندلی کے کیا امکانات ہوں گے، اور جو غیر ملکی دباؤ ہے وہ کس حد تک اثر انداز ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے ملک میں جرائم کی صورتحال اور دہشت گردی کی لہر کے حوالے سے حکم لگانا ہوگا تو آپ کو امن و امان کا ذائچہ بنانا پڑے گا، اور اگر خطے کی صورتحال اور اسٹریٹجک دفاعی معاملات کے حوالے سے آپ نے حکم لگانا ہے تو پھر آپ کو دفاعی ذائچہ بنانا پڑے گا۔ اگر آپ نے مہنگائی کی صورتحال دیکھنی ہوگی تو آپ کو پھر خوشحالی اور بدحالی جو عوام کی ہے اس کے حوالے سے معاشی ذائچہ بنانا پڑے گا۔ ہر ذائچے کے اپنے قوانین ہوں گے اور اپنی اس کی نظرات چیک کی جائیں گی۔ ہر ذائچے میں جن لوگوں کو جن طاقتوں کو آپ نے چیک کرنا ہے وہ ہر ذائچے میں مختلف ہوں گی۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے اب ہم آپ کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں ناظرین۔ مثال کے طور پر اگر ہم دفاعی ذائچہ بنانا چاہتے ہیں یا تو خاص طور پر اگر ہم حماس اسرائیل جنگ کا اگر ذائچہ بناتے ہیں تو پھر ہمیں اسے کس طرح پڑھنا پڑے گا، یہ اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو سب سے پہلے ناظرین یہ دیکھنا پڑے گا کہ خطے کے کون کون سے ممالک اس جنگ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کون کون سی عالمی قوتیں ہیں جن کا اس جنگ میں کوئی کردار ہو سکتا ہے۔ ان کی ہم ایک فہرست بنا لیں گے اور پھر ایک یہ ذائچہ بنائیں گے، پھر وقت کا حساب سے بھی، آنے والے دنوں کے حساب سے بھی، اسرائیل کی طاقت کا بھی اور حماس کی طاقت کا بھی۔ اس میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ خطے کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کے دوستی کے گھر میں ہیں، اور کون کون سے ملک ایسے ہیں جو حماس کی دوستی کے گھر میں ہیں۔ اس طرح یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ کون سے ممالک اسرائیل پر دشمنی کی نظرات ڈال رہے ہیں اور کون سے ممالک حماس پر دشمنی کی نظرات ڈال رہے ہیں۔ یہ بھی چیک کرنا ہوگا کہ کون سے ممالک ذائچہ، کون سے ممالک نیوٹرل ہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کسی پر بھی وہ نظرات ان کی نہیں پڑ رہی۔ اسی طرح ذائچہ آپ کو جو صحیح صورتحال بتائے گا وہ ان ممالک کی جو بظاہر بیانات ہیں یا جو ان کی اس وقت خارجہ پالیسی نظر آ رہی ہے اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اصل صورتحال وہی ہوگی جو ان لوگوں کی اندرونی پالیسی ہوگی، اور جو ذائچہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ دشمنی کی نظرات ہیں اس وقت یا یہ نیوٹرل ہے اور یہ کون سا ملک کس کے ساتھ ہے۔ ناظرین، ذائچہ بنانے کو جو بھی معاملہ درپیش ہو اس کے لیے اسے دفاعی اور اسٹریٹجک معاملات کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اسرائیل حماس جنگ کو ہی لے لیں، اگر ترکی، ایران، سعودی عرب، روس، چین، تمام اہم ممالک حماس کی دوستی کے خانے میں ہیں اور طاقتور مثبت نظرات ڈال رہے ہیں تو اس سے پھر آپ یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے حماس کو شکست دینا اور ملیہ میٹ کرنا ناممکن ہوگا۔
اور اگر ان ممالک کی پوزیشن دوستی کے خانے میں نہ ہو بلکہ دشمنی کے خانے میں ہو تو جو آسٹرالوجر ہے وہ یہ حکم لگا سکتا ہے کہ یہ تمام اتحادی دوست نما دشمن ہیں جو حماس کو دوستی کے پردے میں مروا دیں گے۔ یہ ناظرین طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کی اب ہم آپ کو تھوڑی سی اور بھی مثال سمجھا دیں تاکہ بالکل روز روشن کی طرح یہ معاملہ عیاں ہو جائے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا جو اسٹریٹجک پارٹنر تھا وہ امریکہ تھا اور بھارت کا اسٹریٹجک پارٹنر روس تھا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ روس امریکہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی مشرقی پاکستان میں مدد کے لیے امریکہ اپنا 7واں بحری بیڑا بھیج رہا ہے۔ اور پھر چونکہ امریکہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں تھا، بظاہر وہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر تھا، اس لیے وہ جو 7واں بحری بیڑا ہے تاخیر اس کو پہنچنے میں ہوتے گی حتیٰ کہ سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش آ گیا 16 دسمبر کو 1971 کو، اور وہ بحری بیڑا نہ پہنچا بلکہ پھر کئی برسوں تک جس مدد نے یا جس کام نے آپ کے لیے سپورٹ نہ کرنی ہو موقع پر تو اس کا ایک استعارہ بن گیا تھا جی یہ تو 7واں بحری بیڑا ہے، یعنی یہ تو آئے گا ہی نہیں مدد کے لیے موقع پر۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ آسٹرالوجی کی روح سے اس وقت ذائچہ بناتے تو ستاروں کی پوزیشن آپ کو بتا دیتی پہلے سے ہی کہ امریکہ آپ کی اس وقت دوستی کی نظرات نہیں ڈال رہا، وہ دوستی کے پردے میں دشمنی کر رہا ہے۔ ناظرین اسی طرح پھر سیاسی ذائچہ بھی ہوتا ہے اور عام انتخابات کا ذائچہ بھی، اسے کس طرح پڑھتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں ہم تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے الگ الگ چیک کریں گے کہ پاکستان میں عام انتخابات کے حوالے سے اگلے چند مہینوں کے دوران فوج جو ہے وہ کس سیاسی جماعت کو سات نظرات کے ساتھ دیکھ رہی ہے، یعنی وہ کون سے گھر میں فوج بیٹھی ہوئی ہے اور اس گھر سے جو متعلقہ سیاسی جماعت جس کو ہم چیک کریں گے یا متعلقہ سیاسی شخصیت اس پر سات نظرات پڑ رہی ہیں یا نحس نظرات پڑ رہی ہیں۔ اسی طرح پھر ہم عدلیہ اور الیکشن کمیشن کو بھی چیک کریں گے کہ ان کی سات نظرات پڑ رہی ہیں کس سیاسی جماعت اور کس سیاسی شخصیت پر اور کس پر نحس نظرات پڑ رہی ہیں۔ یہ جب آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کی سات نظرات کس پر پڑ رہی ہیں اور چین اور سعودی عرب کی سات نظرات ذائچے میں کس سیاسی جماعت پر پڑ رہی ہیں۔ پھر سیاسی جماعتوں کے آپس کے معاملات کو بھی ہم چیک کریں گے کہ یہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے پر کیسی نظرات ڈال رہی ہیں، یعنی عام انتخابات کے دوران بظاہر جو ایک دوسرے سے مخلصانہ انتخابی اتحاد کیے ہوئے ہیں، کیا ذائچے میں بھی ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس گھر میں ہے وہ دوسرے پر سات نظرات ڈال رہی ہے یا نحس نظرات ڈال رہی ہے یا نیوٹرل ہے؟ یہ پھر چیک کیا جائے گا۔ تو آخر جب ہم چیک کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بظاہر فرض کر لیں کہ پی ڈی ایم کی رکن جماعتیں اس وقت ایک دوسرے کی اتحادی ہیں، لیکن اگر ذائچہ یہ بتائے گا کہ جنوری فروری میں جو پوزیشن ہوگی ان کی ستاروں کی جو چال کے حساب سے اس وقت جو پی ڈی ایم ہے اس کی رکن جماعت نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں دشمنی کی نظرات ڈال رہی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ جو سیاسی ایڈجسٹمنٹ یہ لوگ کریں گے اس پر پورا نہیں اتریں گے اور عام انتخابات کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ منافقت کی جائے گی اور پھر اپنی اپنی جو اکثریت کے لیے زور لگایا جائے گا۔ تو یہ آپ پہلے سے پریڈکشن کر سکیں گے کہ یہ جو عمران خان ہے اس کی پوزیشن عام انتخابات میں مضبوط ہوگی کیونکہ اس کے مخالفین آپس میں تعاون نہیں کر رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ناظرین معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں، ابھی آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آنے لگ گئی ہوگی کہ یہ معاملات جو نجومی حضرات جو آسٹرالوجرز ہیں انہیں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، یہ کیلکولیشن کا علم ہے ناظرین۔ اور سب سے پہلے سب سے زیادہ اہم چیز جو چیک کی جائے گی عام انتخابات کے ذائچے میں وہ یہ دیکھا جائے گا کہ عوام کی جو سات نظرات ہیں وہ کس طرف ہے، عوام اس ذائچے میں کس خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس خانے کی ان خانوں کے حوالے سے سات نظرات ہیں یا نحس نظرات ہیں جن میں مختلف سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ناظرین مثال ہم اب آپ کو دیتے ہیں کہ پھر مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو نظرات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر ان میں طاقتور ہونے کا تناسب 19-20 کا ہوگا یا 45 سے 55 کا ہوگا، مختلف سیاسی جماعتوں کی بھی فلاں سیاسی جماعت کی طاقت اس وقت 19 ہوگی، فلاں کی 20 ہوگی یا فلاں کی 45 ہوگی، فلاں کی 55 ہوگی، تو پھر تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو فوج ہے، عدلیہ ہے اور الیکشن کمیشن ہے ان کی جو نظرات ہیں وہ زیادہ اثر دکھائیں گی اور عام انتخابات میں
जो इस्टेब्लिशमेंट जिसे चाहेगी वही जीत जाएगा। लेकिन अगर जब हम ये चेक करते हुए ये देखेंगे कि सियासी जमातों की आपस में जो साध नज़रात की ताकत है, वो उसकी रेशो क्या है, उसका तनासब क्या है, वो तनासब अगर हम ये देखते हैं कि वो 19-20 की बजाय 5 और 20 है और 25 और 75 है, तो फिर आप ये देख लेंगे कि इतना बड़ा जब फ़र्क है अवाम की ताकत के हवाले से, तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में 2024 के आम इंतखाबात 1971 के आम इंतखाबात की फ़ोटो कापी हो सकते हैं, या उसी तरह के रिज़ल्ट्स आ सकते हैं जिस तरह 1971 में आया कि इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती थी वो रिज़ल्ट नहीं आए, बल्कि वो रिज़ल्ट आ गए कि अवाम जो चाहते थे। तो इस तरीके से नाज़रीन, जो मुस्तकबिल के हालात के बारे में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो अपनी पेशगोइयाँ फ़ाइनल करते हैं और हर हवाले से उसे अपना हुक्म लगाते हैं, जिसे हुक्म लगाना कहते हैं, जो उन्होंने पेशगोई करना होती है। एक और पहलू भी नाज़रीन चेक करना पड़ता है, और वो ये है कि अगर हम पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से हुक्म लगाना चाहते हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका की किन किन सियासी जमातों के साथ साध नज़रात होंगी जनवरी फरवरी में या दिसंबर जनवरी फरवरी में, और किन किन के सियासी जमातों या शख्सियात के साथ दुश्मनी की नज़र से देख रहा होगा उस वक़्त अमेरिका। और ये भी नाज़रीन चेक करना होगा कि चीन और सऊदी अरब किन सियासी जमातों और किन सियासी शख्सियात को साध नज़रात से उस वक़्त देख रहे होंगे, और किन सियासी जमातों और सियासी शख्सियात को दुश्मनी की नज़रात से देख रहे होंगे। तो इससे भी आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पर हमारी पर इलेक्शन में जो मनपसंद इंतखाबी नताइज लेने के हवाले से किस किस्म का दबाव होगा। यानी ये दबाव यकतरफा होगा, या ये जो तमाम बड़े ममालिक हैं उनमें से कुछ एक सियासी जमात पर साध नज़रात डाल रहे हैं और कुछ दूसरी सियासी जमात पर साध नज़रात डाल रहे हैं, या वो तकसीम है इस हवाले से। मिसाल हम यूँ ले लेते हैं कि अमेरिका नून लीग की दोस्ती के खाने में हो और साध नज़रात डाल रहा हो, और चीन व सऊदी अरब पीटीआई की दोस्ती के खाने में हो और वो उस पर साध नज़रात डाल रहे हों, तो उस सूरत में फिर हम क्या हुक्म लगाएंगे, आप अंदाज़ा लगाएं। इसमें हम फिर ये हुक्म लगाएंगे नाज़रीन के आम इंतखाबात के दौरान इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रोल अदा करना पड़ जाएगा, चाहे उसकी ज़ाती ख्वाहिश कुछ भी हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इन तीनों बड़े ममालिक में से किसी एक की भी मुखालफत और नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता। यूँ नाज़रीन फिर हम अपने पेश गोई तक पहुँच जाएंगे। इसी तरह अगर हम ये देखेंगे कि ये तीनों ममालिक यानी अमेरिका भी, चीन भी और सऊदी अरब भी, वो सिर्फ नून लीग पर ही साध नज़रात डाल रहे हैं, वो ऐसे खाने में बैठे हुए हैं कि वो सिर्फ नून लीग पर उनकी साध नज़रात जा रही हैं, पीटीआई और इमरान खान पर साध नज़रात नहीं हैं। या तो वो पीटीआई और इमरान खान के साथ को दुश्मनी की नज़र से देख रहे हैं, या वो इमरान खान और पीटीआई के हवाले से न्यूट्रल हैं, लेकिन नून लीग के हवाले से तीनों की नज़रात साध हैं। तो फिर क्या हम इस पर हुक्म लगाएंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट इन जो नवाज शरीफ है उसे चौथी बार वज़ीर आज़म बनवाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देगी, फिर हम ये हुक्म लगाएंगे। लेकिन उससे आगे भी आपको, यानी ये बहुत मेहनत और बहुत कैलकुलेशन का इल्म है नाज़रीन। फिर क्या होगा, उसमें फिर आप ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो अवाम है उनकी सूरत हाल क्या है, अवाम की साध नज़रात क्या हैं और नहस नज़रात का तनासब क्या है। अगर आप ये देखेंगे कि नून लीग और पीटीआई की अवाम दोस्ती की जो नज़रात हैं, जो ताकत है, वो नून लीग के मुकाबले में जो पीटीआई की ताकत है उसमें फ़र्क 45 और 55 का नहीं है, बल्कि वो फ़र्क 40 और 60 का है, या 35 और 65 का है, या 30 और 70 का है, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो फिर आप उस पर क्या हुक्म लगाएंगे, इस पर भी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ आलमी इस्टेब्लिशमेंट जो तीनों बड़े ममालिक हैं, अमेरिका, चीन और सऊदी अरब, उन सब की साध नज़रात हैं नून लीग की तरफ, लेकिन जो अवाम में तासुर इतना ज़्यादा है, यानी इतना फ़र्क है कि 70% पीटीआई की तरफ हैं लोग और 25-30% नून लीग की तरफ हैं। लेकिन आलमी दबाव ये है, तो उस वक़्त फिर जो नजूमी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, वो देखेगा कि ये सूरत हाल बनी पड़ी होगी उस वक़्त, तो फिर उस वक़्त क्या फ़ैसला करेगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट कि वो मामला को फ़ाइनल किस तरफ करे। तो फिर ये जो
इस मामलात को समझता होगा और ये हालात ये देखेगा कि अवाम बिल्कुल ही एक और सिमत में खड़े हैं और इस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल ही एक और सिमत में मजबूरी बनी हुई है कि इन ममालिक को तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते या नाराज़ नहीं कर सकते, फिर वो क्या फैसला करेगी। यहाँ पर फिर यह नजूमी या एस्ट्रोलॉजर ये हुक्म लगाएगा कि मुल्क में आम इंतखाबात नहीं हो रहे। आम इंतखाबात फिर ऐसी सूरत में नाज़रीन जब उन्हें पता होगा कि हम अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल नहीं कर सकते, जिसके हवाले से हम पर आलमी क़ुव्वतों का दबाव है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो उन्हीं ताकतों के रहम करम पर हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं है, उन्हें नाराज़ करके हम अपना मामला नहीं चला सकते, मुल्क को नहीं चला सकते माली तौर पर, इसलिए फिर आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे। दो ही रास्ते उस वक्त होंगे कि या तो फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा या फिर कोई कौमी हुकूमत का ड्रामा करके नवाज शरीफ को आप यूं कह लें कि सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या सदर या वजीर आजम कौमी हुकूमत का बना दिया जाएगा। फिर कोई ऐसा ड्रामा किया जाएगा, आम इंतखाबात नहीं होंगे। फिर एस्ट्रोलॉजर ये हुक्म लगा देगा कि अवाम चूँकि बिल्कुल भारी अक्सरियत खिलाफ है उन जमातों के जिन्हें आलमी इस्टेब्लिशमेंट और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट दोनों जिनको लाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर कोई मुमकिन नहीं होगा कि आम इंतखाबात करवाए जाएँ। तो फिर ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये कह देगा कि जनवरी फरवरी में आम इंतखाबात होने का कोई इम्कान नहीं है। तो नाज़रीन, अगर आप उस सियासी जायचा ये बताता है कि आम इंतखाबात किस वक्त मुतवक्के हैं, तो उस सूरत में आपको ये सारे मामला देखने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं और अपनी पेशगोई को फाइनल करते हैं। एक और बात नाज़रीन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एस्ट्रोलॉजर है जब वो जायचा बना रहा होता है तो उसे मामले के तमाम मुतल्लिका पहलुओं का जितना ज़्यादा अदराक होगा उसकी पेशगोई दुरुस्त साबित होने के इम्कानात भी उसी कदर ज़्यादा होंगे। यानी अगर वो दिफाई हवाले से कोई पेशगोई करना चाहता है तो उसे दुनिया के जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं उनकी जो हकीकी सूरत हाल है उसका अदराक होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो मेन खिलाड़ी हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं इस हवाले से, तो फिर वो उन ममालिक को उस जायचे में शामिल करके देखेगा कि वो ख़ास वक़्त पर किस पोजीशन में या किस घर में बैठे होंगे और जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, जिसके हवाले से आप फास कि हम पाकिस्तान के हवाले से हुक्म लगाना चाहते हैं, तो उनकी नज़रात क्या होंगी। नाज़रीन, इसी तरह जो मुआशी हवाले से असरात होते हैं हमें उनका भी जायज़ा लेना पड़ेगा। इसी तरह उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, मुआशी मामलात हैं और दिफाई मामलात हैं, उनकी जो गहराई और गहराई है वो चीन के साथ किस तरह की है, वो सऊदी अरब के साथ किस तरह की है, वो अमेरिका के साथ किस तरह की है। और अवामी मकबूलियत का अंदाज़ा लगाने के लिए भी आपको इन तमाम मामलात का देखना पड़ेगा कि जो अवाम में मकबूलियत के हवाले से अदम मकबूलियत या कबूलियत यानी साद और नाहस हजरात दोनों नजरात जो हैं वो दोनों किस तरीके से होंगी। नाज़रीन, अगली वीडियो में हम आपके साथ ये तफसीलें डिस्कस करेंगे कि किसी सियासी जमात के बरसरे इक़्तिदार आने के मुल्क और अवाम के लिए साद और नहस हसरात का हुक्म कैसे लगाया जा सकता है। ये भी नाज़रीन बड़ा दिलचस्प होगा कि हम ये चेक करेंगे कि अगर एक सियासी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है या PDM वाले इत्तेहाद बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो उस सूरत में मुल्क की क्या सूरत हाल होगी, अवाम की क्या सूरत हाल होगी और मुल्क किस तरफ जाएगा। और अगर PTI बरसरे इक़्तिदार आती है तो फिर आपको ये हुक्म लगाने में आसानी होगी कि फिर उसकी क्या सूरत हाल होगी। इसको फिर हम रिवर्स भी चेक कर सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि PTI की जो पॉलिसियाँ वो क्या मुमकिन पॉलिसियाँ क्या होंगी और PDM की मुमकिन पॉलिसियाँ क्या होंगी। इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए हम पहले पाकिस्तान के अवाम के हालात पढ़ेंगे कि अगले 5 साल के दौरान पाकिस्तान के अवाम के हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो उससे फिर हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि उस वक्त मुल्क पर कैसे लोगों की हुकूमत होगी कि जिसकी वजह से हमारे मुआशी और महंगाई के और बेरोज़गारी के या आलमी मामलात में हमारे हालात कैसे होंगे। फिर हम यानी ये दो तरफा हमें चेक करना पड़ेगा। ये हम आपको अगली वीडियो में तफसील के साथ समझाएंगे और इससे आपको अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि ये वाकई एक कैलकुलेशन का इलम है। इसे जिसे लोग ये कहते हैं कि जनाब ये कोई रूहानी इलम है या इसको कोई ऐसी कोई मावराए अक्ल कोई चीज़ है, ऐसी बात नहीं है।
یہ ایک ایجوکیشنل سٹائل میں ہم آپ کو یہ ساری باتیں حکم لگانا سکھا رہے ہیں کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی اگر حکومت آتی ہے تو وہ کیسی ہوگی، اور اگر پی ڈی ایم کی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو وہ کیسی ہوگی۔ ناظرین، اسے پورا اسرار اور روحانی علم آپ نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک کیلکولیشن ہے جو درست اور صاحب بصیرت ہونا اور کیلکولیٹر ہونا بندے کے لیے سب سے اہم ہے، کہ وہ ایک اچھا کیلکولیٹر بھی ہو اور ایک صاحب بصیرت شخص بھی ہو۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی ایک تیسری آنکھ بھی کھلنے لگ جائے گی۔ جب آپ اس حوالے سے سوچنے لگ جائیں گے، جب آپ کا انداز فکر یہ ہو جائے گا کہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے آپ پہلے اس کی جو دائیں بائیں والی چیزیں ہیں ان کو چیک کرنے لگ جائیں گے، تو پھر یہ آپ کی روزمرہ زندگی میں بھی آپ کو بڑا کام آئے گا۔ بڑی دلچسپ ناظرین اس کا یہ پہلو ہے۔ تو آپ کی جب تیسری آنکھ ناظرین کھلنا شروع ہو جائے گی تو پھر ایک اور دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوگی کہ آپ اپنے جو ذاتی معاملات ہیں اور دوست احباب اور رشتہ داروں کے جو معاملات ہیں، جب ان کے ساتھ آپ بیٹھا کریں گے تو آپ ہر جو بھی معاملہ زیر بحث ہوگا، آپ کو چونکہ ایک پریکٹس ہو چکی ہوگی تو آپ اس کو فوری طور پر جج کرنے کے لیے اس کے تمام جو اس کے متعلقہ اس کے طاقتور اسپیکٹس ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان کا اس پر کیا اثر ہوگا۔ آپ کو ایک ذہن آپ کے اس طرح کا سائنٹیفک ہو جائے گا کہ وہ از خود حرکت میں آ جایا کرے گا۔ تو پھر آپ اس وقت جو بات کہیں گے وہ بعد میں حیران کن طور پر ایسے ثابت ہو جایا کرے گی، اور لوگ حیران ہوں گے کہ بھئی جب وہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے جو بات کی تھی وہ بعد میں صحیح درست ثابت ہو گئی۔ تو اس طرح یہ ایک معاملہ اور بھی دلچسپ ہے جو آپ کی نجی زندگیوں پر اثر انداز ہوگا، اور جو مستقبل میں جب یہ ایسی باتیں بار بار ہونے لگیں گی تو جو لوگ آپ کے دوست ہوں گے وہ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ جناب آپ میں بڑی کوئی روحانی طاقت ہے، یا آپ کوئی بہت چیزوں کو پہلے سے دیکھ لیتے ہیں، کوئی ایسی بات ہے جو آپ ہم سے چھپاتے ہیں۔ اور جو منافق ہوں گے اور آپ کے دشمن اور مخالف ہوں گے وہ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ بھئی اس کی تو زبان ہی کالی ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آپ اجازت دیجئے، ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔